हाय एवरीवन। कन्फ्यूशियस इस नाम से शायद ही कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। उसके पीछे रीज़न भी है कि हम लोगों को उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन जैसे ही चीन का नाम लेंगे तो आप लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि हाँ, चीन के बारे में बात हो रही, तो इसका मतलब कुछ हमें ज़रूर सुनने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि चीन बॉर्डर पे परेशान करता रहता है और हमेशा ये कोशिश करता है कि वो आगे बढ़ जाए या कब्जा करे। तो इस तरह के उसके विचार हमेशा रहते हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो चीन के बारे में नहीं, बल्कि वहाँ के फिलोसफर जिनका नाम है कन्फ्यूशियस, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उनके बारे में बात करना भी क्यों है, इससे पहले हमने आपको बताया कि हमने ये जो सीरीज शुरू की है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन इन हिस्ट्री, इसके अंदर उनका नाम आता है, इसलिए हम उनके बारे में बात करेंगे। नाम किस तरह से आता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं। 2000 सालों तक वहाँ के लोगों के ऊपर उनका एक बहुत अच्छा प्रभाव रहा है, जिसकी वजह से हम आज उनके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा माइकल एच हार्ट ने भी अपनी बुक के अंदर उनको एक बहुत ही अच्छा स्थान भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। अब बात क्या होगी ये समझने से पहले हम ये बता दें कि जो कन्फ्यूशियस हैं, ठीक है, वो थे कब। कन्फ्यूशियस का ज़माना और गौतम बुद्धा के ज़माना, जो कि आप लोग जानते हैं, गौतम बुद्धा के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उन दोनों का ज़माना लगभग एक ही समय में था और उनके मानने वाले भी लगभग एक ही समय में थे। लेकिन दोनों की टीचिंग्स में थोड़ा सा फर्क था, इसीलिए माइकल एच हार्ट ने गौतम बुद्धा को जो कन्फ्यूशियस है उनके कंपैरिजन में जो स्थान है वो ऊपर दिया था। अब क्या डिफरेंस था वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि बुद्धा और कन्फ्यूशियस में डिफरेंस क्या था, तो दो सबसे बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंस थे। एक, चीन में कम्युनिस्ट के आने के बाद जो कन्फ्यूशियस का प्रभाव है वो पूरी तरह से लगभग खत्म सा हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ऐसी थी कि कन्फ्यूशियस के अंदर कोई भी एक ऐसी ये कहा जा सकता है कि कोई नई बात नहीं थी या नई टीचिंग्स वो नहीं चाइनीज लोगों को बता पा रहे थे, जिसकी वजह से चीन के बाहर भी वो बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। लेकिन गौतम बुद्धा के साथ ये नहीं था, उनकी टीचिंग्स बिल्कुल प्रॉपर थी, नहीं थी, जिसकी वजह से गौतम बुद्धा लोगों को ज्यादा प्रभावित कर पा रहे थे। अब बात करते हैं कन्फ्यूशियस की। तो कन्फ्यूशियस की जैसे कि बात की गई कि वो एक महान व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो विचारधाराएं थी, उनकी जो सोच थी, वो पूरी की पूरी उन्हीं चीजों पर थी जो पहले से चाइनीज लोग फॉलो करते आ रहे थे। तो उन्हीं विचारधाराओं को उन्होंने और ज्यादा मजबूती के साथ रखा था, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि करीब 2000 सालों तक ये चाइना में बहुत ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था। और 2000 साल तक पूरी तरह से चाइना में कन्फ्यूशियज्म ही राज्य कर रहा था। अब जब बात आ रही है कि कन्फ्यूशियज्म की राज करने की, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कन्फ्यूशियज्म के क्या थे और किस तरह से कन्फ्यूशियस कहाँ पर पैदा हुए थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कन्फ्यूशियस का जो जन्म हुआ था वो 551 बीसी में कहाँ पर हुआ था, लू शहर में हुआ था, जो इस वक्त शांतुंग नॉर्थ ईस्टर्न एरिया चाइना में ये मौजूद भी है। अब जब कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ तो उनके फादर जो थे वो उनकी बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। अब यंग एज में डेथ होने की वजह से जो कन्फ्यूशियस की मदर थी और कन्फ्यूशियस खुद, वो बहुत ही ज्यादा गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन इसमें एक चीज और बहुत ज्यादा देखी जाती है कि कन्फ्यूशियस ने अपनी शुरुआती दिनों में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी की है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिके, क्योंकि शायद उनका वहां पर बहुत ज्यादा दिल नहीं लगता था, जिसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने 16 साल तक लगभग एक शिक्षा ली, या कह सकते हैं एजुकेशन लिया। उसी के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर पूरा उनका एजुकेशन रहा और उसमें उन्होंने काफी लोगों को प्रभावित भी किया। अब उसके बाद वहाँ की जो शासन था, जो प्रदेश था, जिस प्रदेश में वो पले बड़े थे, उनको वहाँ पर सम्मानित भी किया गया। 50 साल की एज में वो बहुत अच्छी तरह से सम्मानित भी किया गया। लेकिन उसके बाद कुछ लोग, जैसा कि नॉर्मली हर जगह देखा जाता है, वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो उनके खिलाफ थे और उसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस भी कर दिया, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको प्रदेश छोड़ने की बात की। तो वो प्रदेश छोड़कर चले गए और पूरे चाइना में 13 साल तक घूम घूम कर लोगों को अपनी शिक्षा के बारे में बताते रहे, उनको टीच करते रहे। अब यहाँ तक ठीक था, लेकिन 5 साल मृत्यु के, उनकी डेथ के 5 साल पहले वो वापस फिर अपने प्रदेश में आ गए और वहां पर करीब 479 जो ईस्वी में उनकी डेथ हो गई।
कन्फ्यूशियस के बारे में एक बात और बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो ये है कि वो एक धर्म के संस्थापक थे, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। कन्फ्यूशियस के बारे में ये माना जाता है कि वो न तो कभी किसी देवी देवता के बारे में बात करते थे, न मरने के बाद के बारे में बात करते थे, इस तरह की कोई भी बात नहीं करते थे। वो अपने आप को ये कहा जाता है कि बिना किसी भेदभाव के वो अपनी शिक्षा को, जो कि व्यक्तिगत और राजनीतिक चीज़ों से जुड़ी हुई थी, वो लोगों को देते थे। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूशियस थे वो किस तरह से अपनी टीचिंग्स को लोगों को देते थे और लोग किस तरह से प्रभावित होते थे, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि पता है कि उनके दिमाग में दो चीजें चलती थी, एक जेन नाम था और एक ली थी। उनका मानना था कि ये दो लोग हैं। जेन एक ऐसी स्त्री के रूप में होती है जो अपने ली के लिए ज्यादा लव और अफेक्शन दिखाती है और हमेशा उसके बारे में ही चिंता करती रहती है। वहीं जो ली के बारे में एक आदर, शिष्टाचार एक पुरुष के तौर पर दिखाया गया है कि वो क्या करता है कि वो अपने पूर्वजों की पूजा करता है और अपने परिवार के लिए ईमानदार होता है। तो इस तरह की बातें वहाँ पर वो कन्फ्यूशियस करते थे। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर बताई कि जो पत्नियाँ होती हैं वो पतियों के हिसाब से चलती हैं, ठीक है, उनके इज्जत करती हैं, उनके बारे में सही सोचती हैं और उन्हीं के लिए समर्पित रहती हैं। उसी तरह से उन्होंने शासन के बारे में भी कहा कि जो शासक होता है प्रजा को उसके लिए पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए और शासक के हिसाब से चलना चाहिए। तो इस तरह के रूढ़िवादी विचारधाराओं की वजह से वहाँ के जो ऋषि थे चाइना के, उन लोगों ने क्या किया कि एक तरह से विरोध किया और पसंद नहीं करते थे कन्फ्यूशियस की जो टीचिंग्स थी। उनका ये सीधा ये कहना था कि जो शासन होता है वो प्रजा के लिए होता है और प्रजा के हिसाब से ही शासन किया जाना चाहिए, ना कि आप ज़बरदस्ती अपना शासन किसी के ऊपर थोपें। उनकी सोच के हिसाब से ही, उनकी विचारधाराओं के हिसाब से ही लोगों को आगे उनको शिक्षा दी जानी चाहिए या उनके बारे में अच्छा सोचा जाना चाहिए। इसके अलावा वहाँ के जो ऋषियों का यह कहना था कि जो चीज़ हम दूसरों के लिए चाहते हैं, जिस तरह के प्रिंसिपल, जिस तरह के सिद्धांत हम प्रजा के लिए चाहते हैं, राजा को भी उसी तरह से फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक राजा के लिए नियम कुछ और हो, प्रजा के लिए नियम कुछ और हो। कन्फ्यूशियस का जो मूल दृष्टिकोण था वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी था, जैसे कि ऊपर हमने बता ही दिया कि वो इस तरह की बातें करते थे कि एक को दूसरे को पर बढ़ोतरी देते थे, ठीक है। ये लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा सीनियर है उनसे और काफ़ी लोगों को उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो इस तरह की रूढ़िवादी विचारधारा होने की वजह से और वो काफ़ी आइडियाज़ जो थे चीन की बेसिक आइडियाज़ से, उनकी रूढ़िवादी विचारधाराओं से ही जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से चीन में करीब 2000 सालों तक कन्फ्यूशियस काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहा था और लोग इस काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और उन्हीं की आइडियाज़ और टीचिंग से ही आगे चल रहे थे। इसके अलावा एक बात वो और ये कहते थे कि जो स्वर्ण युग है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि स्वर्ण युग खत्म हो चुका है और हमें उन्हीं विचारधाराओं के हिसाब से ही चलना चाहिए। यानी कि जो पहले विचारधारा थी उस वक्त स्वर्ण युग था, तो आज भी हमें वही स्वर्ण युग यहाँ पर लाना है, उसी तरह से अपने जीवन को जीना है, जो कि काफ़ी मुश्किल था। और इस तरह की रूढ़िवादी विचारधाराएं जो कन्फ्यूशियस की थी वो लोगों के बीच में थी और लोग उससे प्रभावित भी हो रहे थे। जाहिर सी बात है, जो चीज़ आप पहले से कर रहे हो और उसको और ज़्यादा मजबूती के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे तो वो लोग जाहिर सी बातें प्रभावित होते ही हैं। और यही एक वजह है कि लगभग 2000 सालों तक कन्फ्यूशियस का काफ़ी अच्छा प्रभाव चाइना में रहा और जिसकी वजह से आज तक या ये कहा जा सकता है कि अगले 100 साल पहले तक पूरी तरह से कन्फ्यूशियस वहाँ पर हावी था, या 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक कन्फ्यूशियस वहाँ पर पूरी तरह से हावी था और उन्हीं विचारधाराओं से लोग आगे चल रहे थे, जी रहे थे, अपनी लाइफ को उसी तरह से आगे बढ़ा रहे थे। कन्फ्यूशियस कौन से शासन काल में थे चाइना में, उसके बारे में थोड़ी बात करते हुए बताते हैं कि जो कन्फ्यूशियस थे वो चौ डायनेस्टी में थे और चौ डायनेस्टी के समय पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इंटेलेक्चुअल थे और कन्फ्यूशियस की जो विचारधारा है उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। हालांकि उसके बाद जो चिन डायनेस्टी आई, चिन डायनेस्टी के समय में कन्फ्यूशियज्म को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया गया और चिन डायनेस्टी को
चिन डायनेस्टी कन्फ्यूशियस की टीचिंग से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था और उन विचारधाराओं को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता था। यहाँ तक कि उनकी किताबों को जला देने की कोशिश की गई। हालांकि इस तरह के अटेम्प्ट पूरी तरह से नाकाम रहे और कभी भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद जब चिन डायनेस्टी अपने पतन की तरफ थी, यानी कि जब खत्म हो रही थी, तो उस समय हुआ क्या कि जो फिलोसफर थे, कन्फ्यूशियज्म के जो फिलोसफर थे, वो दोबारा से उठे और स्कॉलर्स जो थे वो दोबारा से उठे और लोगों के बीच में जाकर उनकी विचारधाराओं को, उनकी टीचिंग्स को फैलाना शुरू किया। उसके बाद जब हान डायनेस्टी आई, जो 206 बीसी से लेकर 2020 AD तक रही, उस डायनेस्टी के अंदर उन्होंने काफी अच्छा प्रभाव। उसके बाद सक्सीडिंग डायनेस्टी के अंदर ये देखा गया कि जो कन्फ्यूशियस की टीचिंग थी उसको एक पूरी तरह से वहां पर उसको एक्सेप्ट किया गया। सक्सीडिंग डायनेस्टी के समय हान उस वक्त के जो एम्परर थे, 206 बीसी से लेकर 220 AD तक, उस वक्त जो कन्फ्यूशियस था वो काफी पला बड़ा और बड़ा हुआ और काफी प्रभावित हुआ। और उसके बाद आगे के जो हान डायनेस्टी के जो एम्परर थे, उन्होंने जब सिविल सर्विसेज की शुरुआत की, तो सिविल सर्विसेज के परीक्षाओं का एग्जामिनेशन की शुरुआत की, जिससे कि वहां पर अच्छे अधिकारी उनके राज्य के साथ जुड़ सके। तो उस समय हुआ क्या कि जो हान डायनेस्टी थी जिसने इन परीक्षाओं की शुरुआत की थी, तो इन परीक्षाओं में जो एग्जामिनेशन का सारा सिस्टम रखा हुआ था, एग्जामिनेशन के सिस्टम के साथ साथ जाहिर सी बात है सिविल सर्विसेज जिस तरह से आज लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, उस टाइम पर भी काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। और उनमें जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम जो सिविल सर्विसेज का था वो कन्फ्यूशियस की टीचिंग से ही प्रभावित था, जिसकी वजह से उस समय के जो यंग्स थे, जितने भी नौजवान लोग थे, वो कन्फ्यूशियज्म को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे और प्रभावित हो रहे थे, जिसकी वजह से कन्फ्यूशियज्म लगभग 2000 सालों तक लोगों को प्रभावित कर सका। कन्फ्यूशियस न सिर्फ चीन में ही बल्कि कोरिया और जापान में भी काफ़ी लोगों को प्रभावित कर सका। चीन की संस्कृति से जापान और कोरिया भी काफ़ी प्रभावित था। हालांकि दोनों में आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, एक ने रूढ़िवादी के एक साइड को लिया, एक ने रूढ़िवादिता के दूसरे साइड को लिया। जैसे जापान है, उसने पॉजिटिव वे में लिया, तो उसने एजुकेशन पर काफ़ी अच्छा दिया और जो क्राइम है वो ज़ीरो क्राइम है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है, तो एक पॉजिटिव वे में लिया और अच्छी तरह से अपने जो कल्चर है उसको एक्सपैंड किया और लोगों के सामने एग्जाम्पल रखा। वहीं कोरिया है, उसने दूसरे साइड को लिया, जैसे शासन की बात की गई थी कि शासन जो ऐसा हो कि शासक अपने जो प्रजा है उसको दबाव में रख के, उस जो प्रजा है उसका ये काम है कि वो शासक की पूरी तरह से बात माने। तो कोरिया का सिस्टम बिल्कुल अलग हो गया और जापान का बिल्कुल अलग है। हालांकि ये एक दूसरे से काफ़ी जो प्रभावित है वो कन्फ्यूशियस से ही प्रभावित है। अब यहाँ पर जब बात आती है कि जो कन्फ्यूशियस की एजुकेशन है, लोग प्रभावित जो हुए हैं, उसके पीछे जो इतना बड़ा जो सिस्टम था, ये सारी चीज़ें थी, उसके पीछे जो रीज़न बताए गए वो यही सारे रीज़न बताए गए जिसकी वजह से 2000 सालों तक कन्फ्यूशियज्म पूरी तरह से लोगों को प्रभावित कर सका और एक लंबे समय तक, लगभग 2000 सालों तक पूरी तरह से कन्फ्यूशियज्म चीन में प्रभावित था, जिसकी वजह से जो चीन का आप सिस्टम देखते हैं कि वहाँ पर जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग है, उनको बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि वो सारी सोच वहीं से ली गई है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर सका है। अब यहाँ पर यह भी माना जाता है कि अब प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, जिस तरह की बातें कन्फ्यूशियस में होती थी कि आप पुरानी विचारधाराओं को लेकर चले, तो आज के टाइम पर इसको कोई बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ये काफ़ी बोरिंग सी लगती है कि हम कैसे किसी पुरानी विचारधाराओं को नए ज़माने में लेकर चल सकते हैं। और यही वजह है कि जो कम्युनिस्ट हैं, वहाँ के जो चीन के कम्युनिस्ट हैं, कन्फ्यूशियज्म को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं और इसके ऊपर काफ़ी प्रयास किए जाते हैं इसको ख़त्म करने के लिए और इसके ऊपर काफ़ी प्रहार किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि इतिहास में ये पूरी तरह से कहीं गायब सा दिखने लगा है कन्फ्यूशियज्म। लेकिन एक चीज़ और ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कन्फ्यूशियज्म चाइना में दोबारा से प्रभावित हो, दोबारा से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, तो इसमें कोई भी शक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो विचारधाराएं थी वो हजारों सालों से चली आ रही थी और उन्हीं विचारधाराओं को ही कन्फ्यूशियस ने आगे बढ़ाया। तो हर एक इंसान
वो अपनी पुरानी विचारधाराओं से जुड़ा हुआ रहता है और उसको छोड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये मान लेना कि कन्फ्यूशियस में पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ये भी गलत होगा। आने वाले समय में हो सकता है दोबारा से ये चाइना में लोगों को प्रभावित करे और लोग इनसे इन्फ्लुएंस फिर से हों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।